थोड़ा तो समझ में आया। ट्रेट समझ में आए सबको? रेसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल ट्रेट, सेक्स लिंक ट्रेट, सेक्स लिंक में एक्स लिंक, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये सब वर्ड जो हम बोल रहे हैं ये सब समझ में आए? ठीक है, तो अभी हमने लास्ट इसमें भी होमवर्क दिया था, एक रिप्लाई नहीं आया कि किसी ने ये वाले मैंने बोला था किसको, एक पेडिग्री दी थी उसको मैंने बोला था इसको करके देखना क्या ये ऑटोसोमल है क्या, उस पर भी रिप्लाई नहीं आई। प्लस मैंने बोला था आई का स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेना, उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। संडे को बोला था मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर दे दूंगी, मैंने नहीं दिया कि इसी का कोई अपडेट आएगा, तो भी कोई रिप्लाई नहीं है। तो ये टाइप्स ऑफ कोन्स और ये सब चीजें आपको रिवाइज करनी। अभी आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया भी आई थिंक कवर हो गया। हाँ, हीमोफीलिया का मैंने बोला था ब्लड कोएगुलेशन की मैकेनिज्म रिवाइज कर लो। अगर जब मैं बोल रही हूँ ना तुम एक चीज समझ नहीं रहे, जब मैं बोलती हूँ ना तब तुमने किया ना तो इट विल टेक 15 मिनट टू 30 मिनट। आज अगर मैंने बोला था और तुम कर लिए होते तो इसमें तुम्हें अपनी नोट्स उठा के सिर्फ 15 से 30 मिनट लगे, क्योंकि उस टाइम ये चीजें समझ में आई और मुझे पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से हुआ है। तो सिर्फ 15-30 मिनट में वो चीज साइड हट जाती है। उस 15-30 मिनट को तुमने ना जाने दिन में कहाँ कहाँ दिया हो। ठीक है, दोस्तों से बात करने में, चैटिंग करने में, घूमने घामने में 15-30 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं। तो अगर 15 से 30 मिनट का टास्क एक दिया गया और उसके लिए टाइम नहीं निकल रहा तो फिर दिक्कत है बेटा, सब गड़बड़ झाला हो रहा है। तो पेडिग्री में मैंने रॉयल फैमिली का फिर चार्ट दिखाया था और इसको ऑब्जर्व करने को कहा था कि सिंपल रूम बंद करो और ऑब्जर्व करो। तो जो पैटर्न हम कह रहे हैं क्या वो चीज जस्टिफाई हुआ? किसी ने करके देखा था? नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है, छोटे पे ही करके देखो कि क्या जो हम कह रहे हैं जो थ्योरी में लिखा हुआ है उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? नहीं बनेगी। ठीक है, नहीं बनेगी। अगर पॉसिबिलिटी बन भी रही होगी तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, दिस इज द केस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की पेडिग्री दिखा रहा है, मतलब जो रियल में थे बच्चे वो दिख रहा है, और जो आपके दिमाग में आ रहा है और वो पॉसिबिलिटी है, तो यू शुड डिस्कस विद मी और आप अपनी थ्योरी को जस्टिफाई करो और उसमें उस प्रोबेबिलिटी का चेकर बोर्ड बन सकता है। लेकिन वो बच्चा नहीं हुआ, उनको बात खत्म हो जाती है। जेनेटिक्स आने की प्रोबेबिलिटी है लेकिन वो बेबी ही नहीं हुआ। यहाँ 4 प्रोबेबिलिटी है और वो 4 बार रिप्रोडक्शन के रिजल्टेंट बना है, हो सकता है कि मिले सिर्फ यही, हर बार बच्चे में ये पैटर्न आ रहा है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज द केस ऑफ ह्यूमन। आपको रेशियो मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन इस 4 प्रोबेबिलिटी के बाहर नहीं जाना, ये है ह्यूमन पेडिग्री, सिंपल सा थंब रूल। आपको जो कंडीशन दिख रही है वो कंडीशन इस चेकर बोर्ड में होनी चाहिए। चेकर बोर्ड की कंडीशन इधर नहीं होनी चाहिए। ये रूल नहीं है कि चेकर बोर्ड में जो भी दिख रहा है वो आपको पेडिग्री में क्यों नहीं दिखा, आप इसके लिए नहीं रोक। वो बच्चा ही नहीं हुआ उनका, सिंपल सी थ्योरी, वो बच्चा नहीं हुआ। वो पॉसिबिलिटी थी लेकिन वो बच्चा नहीं। लेकिन कुछ ऐसा दिख रहा है जो यहाँ है यहाँ नहीं हो सकता, मतलब आप पेडिग्री गलत सॉल्व कर लो। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आई है बात? चलो अब नेक्स्ट डिजीज देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया, जो कि ऑलरेडी कई जगह आ रहा है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आएगा। म्यूटेशन जब जब पढ़ोगे तो सिकल सेल एनीमिया जिंदाबाद आता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो आपका तैयार है। दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। मैंने बोला पहला एमसीक्यू तो यही, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जितनी डिजीज का नाम और वो कौन सी डिजीज है, ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, सेक्स लिंक रेसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, तो जितनी आपकी डिजीज दिखी हुई है मेंडेलियन में वो डिजीज लिखो और उसका नेचर ऑफ डिजीज, एक टेबल तो सबके पास ये होना चाहिए। ये क्वेश्चन किसी का नहीं गलत होना चाहिए। ऑटोसोमल linked recessive trait that can be transmitted from parents to the offspring when both, कंडीशन देख लो और खुद पढ़ो, ये कंडीशन जस्टिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, when both the partners are carrier for the gene। रेसेसिव है, पहली बात रेसेसिव है, तो या तो पेरेंट में डिजीज हो, एक पेरेंट डिजीज हो, मतलब ए कंडीशन। अभी हम नहीं लिख रहे हैं एचएस वगैरह जैसे डिनोट कर रहे हैं उसमें नहीं जा रहे, सिंपल ए कंडीशन या ए कंडीशन रहेगा तो ये करियर हो गया। ये करियर होगा तो दूसरा पार्टनर भी करियर होना चाहिए।
तभी डिजीज आएगी ऑफ स्प्रिंग में। अब इसने क्या कहा कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर करियर फॉर द जीन। क्लियर। लेकिन आपको और भी पता है कि एक करियर हो एक डिजीज हो तो भी ये जा सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन वो रेयर केस, हमेशा रेसेसिव डिजीज के केस पेरेंट में रेयर रहे। ओके, पेरेंट ज्यादातर रेसेसिव डिजीज के क्या होते हैं, करियर कैरी कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन में हेल्दी दिख रहे हैं लेकिन उनके जीन डिफेक्टिव। ओके, transmitted from parent to the offspring when both the partners are carrier for the gene or heterozygous। इस कंडीशन पे आपकी थ्योरी लिखी है, बट आप माइंड में रखो कि सिकल सेल एनीमिया अगर होगा पेरेंट्स में किसी एक पेरेंट को होगा तो वो बेटा फिर से वही कंडीशन है, वो एनीमिक होगा। मदर को अगर एनीमिक हो गई तो फिर उसका बहुत कंडीशन खराब हो जाएगा, वो मैराइटल स्टेज तक पहुंच के बेबी का बर्थ देना दैट इज नॉट मतलब बहुत जनरल केस नहीं है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है, फादर अगर एनीमिक है तो सेम वे में उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, कुछ ना कुछ। देखो एनीमिया होना इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन सप्लाई। बाहर जाओ, बाहर जाओ, मेरे पास बिल्कुल टाइम, दोनों बाहर चले जाओ। इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन सप्लाई, और जब भी ऑक्सीजन सप्लाई में कोई चीज इंटरप्ट करेगी तो मतलब ब्रीदिंग सिस्टम का इशू, और ये एक वाइटल इशू हो तो ये रिपोर्टेड हो जाता है कि बच्चा। और नॉर्मल रहेगा तो रिपोर्टेड नहीं होगा, और नॉर्मल की कंडीशन क्या है, पेरेंट शुड बी कैरियर। इज इट क्लियर? द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलिल, सिंगल पेयर ऑफ एलिल लिखा है। ओके, क्या मतलब हुआ इसका, एक जीन, एक जीन दो एल। ओके, तो एच बी ए हो या उसका दूसरा एलिलिक फॉर्म क्या है, सिकल सेल वाला एच बी एस हो। ओके, तो एच बी ए रहा तो पेरेंट नॉर्मल, एच बी ए एच बी। अब देखो ये छोटी बात है, आपको समझ में आ रहा है, अब आपको हीमोग्लोबिन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो एच बी ए एच बी एस रहा तो वो क्या हो गया बेटा, नॉर्मल लेकिन जीन कैरी वाला। ठीक है, जीनोटाइपिकली वो कैरियर हो गया। एच बी एस आ गया, एच बी एस आ गया तो डिजीज, कहानी खत्म, हो गया सॉल्व सिकल सेल एनीमिया। ये पॉसिबिलिटीज है, आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी डिकोड करना। देखो अब, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलिल एच बी ए एंड एच बी एस। ये एमसीक्यू हो गया। आउट ऑफ द थ्री पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर एच बी एस। अभी किया अपन ने, पहले ही बिना लाइन पढ़े ही निकाल लिया। तो ओनली जो पॉसिबल जीनोटाइप्स है आपको ये और ये, इसमें डिजीज किस केस में, रेसेसिव आने का मतलब है होमोजाइगस कंडीशन, थंब रूल है। ओके, ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर एचबीएस, एस का मतलब यहाँ सिकल सेल एनीमिया से है, एचबीएस शो द डिजीज फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब एक्स्ट्रा दिखने लगी, वो डिजीज दिख रही है, क्लियर है। हेट्रोजाइगस एचबीएस इंडिविजुअल अपीयर apparently unaffected, अंडरलाइन कर लेना, हेल्दी है लेकिन करियर है। ओके, हेल्दी है लेकिन करियर है। ओके, the heterozygous HbA individuals appear apparently unaffected, but they are carrier of the disease as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait। हमेशा जब 50% है, देखो जब डिजीज है रेसेसिव, ठीक है, और जीनोटाइप है कैरियर वाला हेट्रोजाइगस, तो हमेशा तो 50% चांस ही रहेगा ना। अगर ये वाला जब भी जाएगा, ये जब भी जाएगा तो वहां डिजीज होने के चांसेस है ही नहीं, ये तो डोमिनेंट है। एक जीन के दो एलील, एक जीन के दो एलील, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, तो रेसेसिव वाले पे डोमिनेंट किसी भी कॉम्बिनेशन में आ जाए तो रेसेसिव फिर से कैरियर हो जाएगा।
तो डिजीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 50%। जब दोनों साइड से एच आएगा तभी डिजीज होगी। वही लिखा है बेटा, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन। एक तो म्यूटेंट जीन के भी ट्रांसमिशन की 50% ही रही, हेल्दी वाला ट्रांसमिट भी हो सकता है। ठीक, probability of transmission of the mutant gene to the progeny thus exhibiting sickle cell trait। इसलिए परसेंटेज फिर से आपका सेक्स लिंक ये है, देखो ऑटोसोमल, लेकिन परसेंटेज किस तरीके से वर्क करेगा? सेक्स लिंक की तरह। लेकिन फिर भी आप फीमेल वाला नहीं कर सकते, मेल फीमेल नहीं, पॉपुलेशन में हीमोफीलिया का परसेंटेज कितना है वो सब आप रिलेट कर सकते हो कि सिकल सेल एनीमिया का भी उसी तरीके से बहुत हायर नहीं जाएगा, लेकिन मेल फीमेल वाला नहीं रहेगा। जैसे हीमोफीलिया में क्या था, मेल ज्यादा थे, ओके, कलर ब्लाइंडनेस में मेल ज्यादा इन्फेक्ट, लेकिन ऐसा ऑटोसोमल वाली डिजीज में सेक्स डिटरमाइन नहीं है ना, सेक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोम क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम क्रोमोसोम में बात तो गर्ल्स में भी आ सकता है, बॉयज में भी आ सकता है। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन, ये पहले भी पढ़ रखा है, ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। एक मिनट, थोड़ा मेरे भैया कुछ कुछ भेज रहे हैं, उनको ओटीपी चाहिए तो बार बार मिस हो रहा है, रिंगिंग पे कटे। ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, बाइवेलिन, ये आपका एमसीक्यू है और ये कई जगह काम आएगा आपको, सिंगल सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, उन सब में ये आएगा। ओके बच्चा, तो ग्लूटामिक एसिड बाइवेलिन एट द 6th पोजीशन। अब ये इंफॉर्मेशन देखो पहले मैंने दी है और ये तुम्हारे एनसीईआरटी में आ गई, तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट द 6th पोजीशन अब ये मार्क करो, क्योंकि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अभी थैलेसेमिया से भी कंपैरिजन करना है, एक एनीमिया के कई टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पे, एक कंडीशन और आएगी अभी आगे। 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। अब आपको याद होना चाहिए कि 2 अल्फा 2 बीटा, कितने हीम ग्रुप, कितने हीम ग्रुप, ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ा हुआ है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, हर चेन के साथ एक हीम ग्रुप, आयरन कंटेनिंग पोर्फायरिन रिंग, सब भूल जाते, ठीक। तो 2 अल्फा 2 बीटा, उसी में एक बीटा ग्लोबिन चेन में अफेक्टेड हो गया 6th पोजीशन पे। इज इट क्लियर? किससे? नॉर्मली ग्लूटामीन होना चाहिए, वहां पे क्या है, वेलिन प्रेजेंट। ओके, अब ये किस तरीके का सेंस बदल रहा है, साइलेंट तो हुआ नहीं, नॉनसेंस भी नहीं है, टर्मिनेट नहीं हुआ, डिजीज कॉज कर दिया, तो कैसा होगा? मिससेंस म्यूटेशन। किस टाइप का था? प्यूरिन पिरिमिडीन में, तो कैसा हो गया? ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें किस तरीके का मिससेंस म्यूटेशन दिखा। The substitution of amino acid in the globin protein results due to the single base substitution। मार्क करो, ये सब क्वेश्चन है, इसी में यहीं पे लिखो पेंसिल से, पेन से कैसे भी लिखो, ट्रांसवर्जन at the 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG। और जब भी U आए ना बेटा, तो आपको क्या होगा, आपका क्या होगा बेटा, वो mRNA होगा। U को पकड़ो, दिस इज mRNA। mRNA के पास सीक्वेंस होता है, mRNA के पास कोडॉन होता है, वो जो मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर का एक दिन दिखाया था ना ऑनलाइन क्लास में, कि बॉक्स देखो जेनेटिक कोड का, उसमें देखो वहां यू के बारे में दिया है। इसका मतलब कोडॉन कहाँ है? mRNA पे ट्रांसफर हो चुकी है इंफॉर्मेशन, डीएनए की ही वो लेके आया, लेकिन डीएनए से mRNA पे जा चुकी और उसको कोड करके प्रोटीन बना। तो कोडॉन्स कहाँ होते हैं? mRNA पे होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे यू में कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज mRNA। The mutant hemoglobin molecules undergoes, अब ये पूछता है कि क्या चेंज होगा, पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन चाहिए, सप्लाई नहीं मिलेगी, आरबीसी का साइज कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जो आरबीसी का साइज याद है किसी को, शेप याद है कैसा होता है आरबीसी? बाइकॉनकेव, तो बाइकॉनकेव है तो उसके पास पैकेट बड़ा है, वो हीमोग्लोबिन को कैरी ज्यादा कर सकता है, अगर उसको आपने श्रिंक कर दिया और वो सिकल शेप हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम कैरी होगा, हीमोग्लोबिन कम कैरी तो ऑक्सीजन कम कैरी, तो पूरा एक ग्रेजुअली लिंक्ड है सर, पूरी डिजीज अफेक्टेड होगा बॉडी में,
ब्लड अफेक्टेड, ऑक्सीजन की सप्लाई अफेक्टेड, ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आप पढ़ रहे थे वो सब अफेक्टेड होता जाए। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, उसके पीछे रीजन क्या है। अंडर लो, ये याद रखना, क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि सिकल शेप आने के पहले वाली चीज है। अंडर द लो टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी, या एरिथ्रोपोइसिस मैकेनिज्म है, जब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हो रहा है तब ये स्टेप हो गया। ओके, बनने के बाद नहीं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में ये स्टेप हुआ। ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू द elongated सिकल सेल, सिकल लाइक स्ट्रक्चर। सिकल मीन्स क्या होता है, हसुए जैसा, जैसे हशिया नहीं देखते हो खेत वेत में कट करते, या हाफ मून जैसा, आप समझ, ऐसा स्ट्रक्चर हो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल वो दूसरे डिजीज के साथ, अभी यहाँ पे तुम उसको नहीं करो। दूसरे डिजीज के साथ जब वो कोलैबोरेट होता है तब आप उसको दोगे, तब पूछेगा तब तक नहीं, पूछेगा नहीं तब तक नहीं जाओ। अभी सिंपल आप जीन म्यूटेशन का रखो। जीन म्यूटेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए तुम बताओ केस कैसे हो। तो वो तो फिर कंप्लीट डोमिनेंस ही हुआ ना। तुम जो बोल रही हो इनकम्प्लीट, को कहीं तुमने लाइन पढ़ी है, एंड दिस इज द ग्रुप ऑफ डिजीज। जब आप थैलेसेमिया, एनीमिया के दूसरे और अल्फा अल्फा चेन के म्यूटेशन, बीटा चेन के म्यूटेशन सब पढ़ते हो, तब हम वहां पे नहीं बता पाते हैं कि रिजल्टेंट क्या डोमिनेंट होने वाला है, ठीक है, उस केस में हो। और तुम्हें नहीं उस चीज को मेंशन नहीं करना है। तो फिर ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो इस इमेज को। GAG, CTC, ये सब क्या है, डीएनए। डीएनए का एक स्ट्रैंड, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेट करता है तो अपनी कॉपी बनाता है, मतलब दोनों की दो दो कॉपी, दोनों की एक एक कॉपी बनी तो 4 स्ट्रैंड हो जाएंगे, दो दो स्ट्रैंड। ये मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो फिर उस पे जाएंगे, अभी रुको। इसकी कॉपी जस्ट सपोज, इससे रिस्पेक्टिव हमें एमआरएनए चाहिए था, हमें ये वाला डीएनए ने बोला मेरी इंफॉर्मेशन तुम ले जाओ। डीएनए कैसे इंफॉर्मेशन देगा, इसको कोड करना है, ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाए। जैसे देखो जीएजी इज कॉमन, जीएजी इज कॉमन, मतलब डीएनए का एक टेम्पलेट जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वो अपना रेप्लिका अपने सामने वाले टेम्पलेट पे कॉपी बनवाता है। तो इसकी जब भी कॉपी बनेगी तो सीटीसी की कॉपी बन जाएगी जीएजी। ये वाला जीएजी एज इट इज वहीं बैठा हुआ है। उसने क्या किया, इसका जो रेप्लिका बना था इसके रेप्लिका पे एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, और इसके रेप्लिका पे एमआरएनए का जब फॉर्मेशन होगा तो रियल जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी उसी इंफॉर्मेशन को लेके आगे बढ़ जाए। अभी इस पे कंफ्यूज मत हो, दिस इज मल्टी स्टेप प्रोसेस, जो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। यही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है कि डीएनए के स्ट्रैंड से एमआरएनए कैसे बना। तो इसमें ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि जिस स्टैंड पे वर्क करता है उस स्टैंड की इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसके अपोजिट स्टैंड की इंफॉर्मेशन होती, क्योंकि एमआरएनए कॉपी है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एक होता है सेम सेम, जैसे ए है, बी है, फिर ए है, ठीक है। तो ए और बी ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हो, और अगर एमआरएनए को एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो बी के सामने वाला दोबारा बनना पड़ेगा। इज इट क्लियर। किस तरीके से आपको टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, कोडिंग, नॉन कोडिंग, ऐसे सीक्वेंस की लिस्ट, और किसका सीक्वेंस किससे मैच करता है वो भी आप देखिए। और ये वाला सीक्वेंस किससे मैच करेगा, ये मैच करेगा टीआरएनए से, क्योंकि टीआरएनए के पास होगा अपोजिट एमआरएनए। क्लियर। तो ये सीक्वेंस चलता है, कौन कहाँ पे कौन सा बेस बेस रीड कैसे हुआ कि इतनी बार जब चेंज होता गया तो प्रोटीन वही बना जो डीएनए के ऊपर लिखा था। आई बात समझ में, क्लियर। तो वो पढ़ेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। बस ये आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि ये जो मैकेनिज्म चल रही है इसमें ऊपर वाला स्टेप जो है ये ट्रांसक्रिप्शन है, सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में जो सीक्वेंस को रीड किया जाएगा तो यहाँ पे टीआरएनए आएगा, तो टीआरएनए भी आरएनए है, उसका जो सीक्वेंस होता है वो नॉन कोडिंग, मतलब जो सामने था उससे रिलेट करेगा। अभी चलो नहीं बात करते इसको।
बस ये है कि हमें वो इंफॉर्मेशन मिली और उससे प्रोटीन का चेन बन गया। ओके, अब 6 पोजीशन है डिजीज वाला, उसको मार्क कर लो। ग्लूटामिन की जगह क्या हो गया, वैलिन। वैलिन के होते ही यहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट होगा, इस सिंथेसिस के टाइम में फिर ये फोल्डिंग, ठीक है। इट इज लाइक क्वालिटी, जो बीटा चेन की क्वालिटी थी वो अफेक्टेड हो जाएगी, और एज ए रिजल्टेंट पूरी की पूरी आरबीसी जो वहां पे बन रही थी, आरबीसी का जो शेप था, वो नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन के चेन के डिस्टर्ब होने से आरबीसी का पूरा ओवरऑल ऑक्सीजन अंदर, हीमोग्लोबिन कम, ऑक्सीजन कम, तो आरबीसी का फॉर्मेशन पूरा अफेक्टेड, शेप चेंज होगी। और जब एक बार शेप चेंज हो गया तो अब तो ये सप्लाई में बार बार यही डिजीज चलेगी, मतलब वो बार बार एक 120 डेज की लाइफ साइकिल होती है आरबीसी का। उस टाइम में ये ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, आरबीसी तो प्रेजेंट है लेकिन आरबीसी के पैकेट उसका छोटा हो गया। इज इट क्लियर? तो हीमोग्लोबिन के काउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एमआरएनए लिख लो, एच बी ए पेप्टाइड मतलब हेल्दी वाला है, एच बी एस मतलब सिकल सेल वाला है। सिकल सेल जीन, नॉर्मल जीन, इसलिए मैंने तुम लोग को कई बार ऐसे रिसर्च की बात करती हूँ तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जीन का नाम हमेशा प्रोटीन के नाम से रिलेटेड हो, जो आगे जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन या कोड कोड बनने वाला है उसी से रिलेटेड जीन का नाम रखा जाए, कोई फुल फॉर्म जैसा नहीं हो। Micrograph of the RBC and the amino acid composition of the relevant portion of beta chain of hemoglobin form a normal individual from an normal individual from an individual with sickle cell anemia. सिंपल सा, ये तो बहुत ही छोटा मोटा एकदम इजी सा इमेज। जब डिजीज की बात करते हैं तो आप वहां पे कई सारे फ्रीक्वेंसी और सारी बातें हैं, पर ठीक है। अभी जीएजी, जीयूजी, वैलिन, ग्लूटामिन, नॉर्मल, म्यूटेंट। म्यूटेंट प्रोटीन कौन सा, बीटा ग्लोबुलिन चेन अफेक्टेड हुई है, एज ए रिजल्टेंट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अफेक्टेड हुआ, उसके रिजल्टेंट आरबीसी का शेप अफेक्टेड। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं पेडिग्री पे। पेडिग्री में हमेशा तुम्हें जब भी पेडिग्री का क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि इस तरीके से लिखी हुई जो यहाँ इंफॉर्मेशन है वही है, आपको हमेशा नोटेशन जो क्वेश्चन में दे दिया उस नोटेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट कर। सिंपल, जैसे देखो यहाँ पे एच बी एस, एच बी ए जो थ्योरी में आपका लिखा है वही लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखो एच एच और एच एच को डिनोट कर दिया गया। तो ये थोड़ा इजी चलेगा, इसलिए हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। कोई जियोर्स है, कोई आर्लियन है, चलो नाम हम छोड़ते हैं अपन। इंडिविजुअल है दो, एक आपको दिख रहा है शेडेड है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, डिजीज है। डिजीज के अंदर आपको जीनोटाइप शो कर दिया, इजी पेडिग्री हो गई। रेसेसिव दिख रहा है आपको, स्मॉल एच स्मॉल एच, क्लियर है। कैपिटल एच स्मॉल एच क्या हो गया, ये कैरियर हो जाएगा, हेट्रोजाइगस, ये कैरी कर रहा है इस डिजीज को, ये डिजीज नहीं है। तो आपको शेडेड नहीं दिखाया, नॉर्मल दिख रहा है व्हाइट कलर का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनकी प्रोजेनी क्या क्या हुई। एच एच किस कॉम्बिनेशन से आई होगी, अब इसके गैमेट आप बना लो फटाफट। यहाँ से टाइप ऑफ गैमेट 2 की पावर 1 2 एच एच हो गया, यहाँ से टाइप ऑफ गैमेट एक ही रहेगा, एच 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 एच। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, 50% कैरियर होगा, 50% डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है। अब इस पेडिग्री में करियर दिखाया, डिजीज दिखाया, वो इनकी फैमिली की हिस्ट्री है भाई, इसलिए पेडिग्री में उलझन हो। आप इसको कभी मत ढूंढो पेडिग्री, आप पेडिग्री में जो है उसको ढूंढो कि वो आपकी प्रोबेबिलिटी में आया या नहीं। सिंपल सी रिवर्स, इधर से इधर देख। तो अभी यहाँ पे ध्यान से चलते हैं, एच एस दिख रहा है, हाँ ठीक है। एच सैम, ये डिनोट नहीं किया है, चलो ये क्या आ जाएगा आपका, आपको पता है एच एच ही होगा एक कॉम्बिनेशन। फिर एच एस शो कर दिया, और फिर एच दिखा रहा है मतलब करियर, तो ये करियर, ये डिजीज, ये करियर, ये डिजीज, ये करियर कैरी तो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी यही बचती है क्योंकि एक रेसेसिव है। और ये भी क्वेश्चन है, 50% उस केस में ट्रांसफर के चांसेस थे म्यूटेटेड नॉन म्यूटेटेड होने के, जब दोनों पेरेंट्स करियर, मतलब अगले पोर्शन में, अगली पीडिग्री में, अगली जनरेशन में डिजीज आए या ना आए, उसकी एक पॉसिबिलिटी बन रही थी आपकी एच एच वाली, तभी आएगी। लेकिन अगर मदर मदर, या चलो ये सेक्स लिंक है नहीं, फिर भी हम ऐसे बोलते हैं, अगर ये है आपका करियर, एक करियर नहीं है, एक डिजीज है, तो अब तो यार 100% चांसेस बन ही रही है, क्योंकि इसके पास कभी भी ये नहीं। तो इसकी दोनों प्रोबेबिलिटी जो इस साइड से ज्वाइनिंग की है, वो इसके साथ
इसकी दोनों बार। समझ रहे हो, मतलब इसके पास दो जीन हो गए हैं, दोनों जीन जब भी जाएंगे तो ये तो 100% प्रोबेबिलिटी के साथ डिजीज लेके जा रहा है, क्योंकि गैमेट एक ही बनेगा एच। और अगर यही गैमेट बनता एच और एच, तो फिर 50% इसके ही जीन ट्रांसमिट होने, म्यूटेंट जीन के ट्रांसमिशन 50% हो जाता। आई बात समझ में? तो अभी आपको यहाँ पे जो डिजीज दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल डिजीज। अब देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन किसकी कहानी जा रही है। अब इनके करियर वाले की शादी और डिजीज वाले की शादी को दिखा दिया, मैरिज लाइन है, फिर उनके बेबी बच्चे दिखा रहे हैं। तो इसके करियर वाले में क्या हुआ है कि डिजीज आ गई, ये भी हेल्दी दिख रहा है, ये भी हेल्दी दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगा कि जो ये माइकल है ये जरूर हेट्रोजाइगस होगा, जिससे उसकी शादी हुई, ये भी हेट्रोजाइगस रहा होगा, जिससे ये इनका जो प्रोजेनी है ये भी हेट्रोजाइगस। उसी केस में यहाँ पे डिजीज आया। अगर ये सेक्स लिंक पैटर्न होता तो यहाँ पे डिजीज होता, क्योंकि ये डिजीज था, ठीक है, ये डिजीज था तो ये डिजीज होता। क्लियर? फिर ये एक्स वाई होता तो वाई तो डिजीज के लिए है और ये डिजीज एक्स डिजीज के लिए है, तो यहाँ अगर ये एक्स है तो ऑब्वियसली ये भी डिजीज होता। समझ रहे हो? और अगर ये डिजीज होता तो इससे आने वाली बेटी सारी डिजीज होती, तो ये हेल्दी नहीं मिलता। तो आप जब ऐसे उलझते हो ना, तो वहां पे आप बस प्रोबेबिलिटी देखो कि जो पेडिग्री दिख रहा है क्या वो एक्स लिंक्ड है, तुरंत कैंसिल हो गया, ये एक्स लिंक्ड नहीं है। आई बात समझ में? घर पे एक बार और देखना, और तुम ये फाइंड आउट, ये तो लिखा हुआ है तुम्हारी बुक पे, और फिर मैंने एक पेडिग्री दिखा दिया कि ये ऑटोसोमल है, लेकिन तुम्हें अननोन दे दिया। तुम जस्ट इसको ब्लैंक कर लो, सिर्फ काला पीला, काला और व्हाइट दिया हुआ है, वहां पे मेल फीमेल दिया हुआ है, तुम्हें कह रहा है वो आइडेंटिफाई कर कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल। पहला कंडीशन तो सिर्फ ये देखना होता है कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है। डोमिनेंट रेसेसिव मिल गया तो दूसरी कंडीशन आती है कि ऑटोसोमल हो सकता है या सेक्स लिंक्ड हो सकता है। सेक्स लिंक तुरंत दिख जाएगा आपको, पैटर्न, पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, मदर से बेटा, बेटा से फिर डॉटर, ऐसा पैटर्न दिख रहा है, मतलब सेक्स लिंक्ड है। अब उसको कंफर्म करने के लिए पहले तो ऑप्शंस देख लो, तुरंत जाओ, मतलब 50 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। कोई भी पेडिग्री उलझा रही है पहले तो, इतना इजी पेपर बन रहा है कि वो एनसीईआरटी वाली पेडिग्री दे देगा उठा, ठीक, एनसीईआरटी वाली पेडिग्री दे रहा है तो आप बिना देखे टिक मारोगे। क्लियर? अननोन पेडिग्री दिया तो भी इजी रहेगा, ऑप्शन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ते ऊपर से सॉल्व हो जाता है कि यही पॉसिबिलिटी दे रहा है। तो डोमिनेंट रेसेसिव दिया होगा, दो डोमिनेंट के चांस नहीं है तो दो ऑप्शन ऐसे कट हो जाएंगे फटफट, सी डी दोनों में डोमिनेंट की बात की है गया, अब बचता है ए बी। तो ए बी क्या कह रहा है, वहां लिखा होगा ना कि ए बी में ये सेंटेंस है, पेडिग्री ये शो कर रही है, जस्ट उसी को वेरीफाई कर लो। आप क्यों जाओगे चेकर बोर्ड बनाने, क्यों जाओगे सॉल्व करने? उसने जो कंडीशन दी है वो जाओ ऊपर पेडिग्री में देखो कि वो कंडीशन ऊपर पेडिग्री में हो रहा है, जिसकी कंडीशन अप्लाई हो गई वो क्वेश्चन, ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन से पेडिग्री सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज के केस। अच्छा वापस आ जाओ यहाँ पे। तो ये ऑटोसोम क्यों है, सेक्स क्यों नहीं हो सकता, वो भी मैंने बताया आपको। आकाश तुम लोग को हो रहा है क्लियर? बस चला गया। आशना, आयुष, केतकी, सार्थक, श्वेत, विदला, यश, इज इट क्लियर? दोबारा रिज्वाइन करना फास्ट सेम आईडी से। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रेसेसिव आ गया, दोनों होमोजाइगस रेसेसिव है, तब डिजीज दिखा। यहाँ पे ये रेसेसिव था लेकिन ट्रेट पास ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो मदर आ गई ये दोनों ही डोमिनेंट लेके आ गई, पॉसिबिलिटी खत्म कर दी इसमें कि बच्चों में जाए डिजीज है। ठीक है, अब ये जब भी ट्रांसफर हो रहा है सेक्स लिंक नहीं है, लेकिन इसके पास ऑटोसोमल हेल्दी क्रोमोसोम है, डोमिनेंट क्रोमोसोम है, तो ये बच्चों में आएंगे ही नहीं। तब जब भी कॉम्बिनेशन, लास्ट डे का भी सेकंड पोर्शन रिकॉर्ड पता नहीं क्या हुआ था फाइलिंग। चलो चलो। ओके बेटा, मैं क्या बताने जा रही हूँ, हाँ एंजाइम याद रखना, एंजाइम लिखो, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज बस याद रखना, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो जो फिनाइल कीटोनूरिया में दिया हुआ है ना एन एंजाइम,
उस एन को वहां पे मार्क करो और उसके बगल में जहां पे भी खाली स्पेस मिले और इस एंजाइम का नाम लिखो, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और उसके साथ ये भी लिखो कि इसको तुमने पढ़ा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, अब फटाफट आते हैं आगे। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब आती है बात थैलेसेमिया का। थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों को बहुत अच्छे से याद रखो। एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है। क्वालिटी में चेंज है तो भी अफेक्ट होगा, क्वांटिटी में चेंज हो गया तो भी अफेक्ट। अभी जैसे आपने अल्फा बीटा में बीटा को देखा, तो बीटा की चेन में चेंज हुआ था, मतलब क्वालिटी में चेंज हुआ। बीटा चेन ही ना बने तो क्वालिटी में चेंज होगा या क्वांटिटी में चेंज? क्वांटिटी में चेंज। ओके, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ था बेस में, चेन बदल गई, लेकिन पूरी की पूरी चेन ही नहीं बनी, तो क्या हो गया? क्वांटिटी। तो यहाँ पे होगा क्वांटिटी वाला। दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोम। पहला क्वेश्चन, लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज transmitted from parent to the offspring when both the partners are unaffected career for the gene heterozygous condition। ये तो आपको यहीं से मिल जाएगी। चौथी डिजीज देख रहे हो, मैंने सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एडिशनल बताया हुआ है, स्टार्टिंग वहां से किए थे, मैंने दिया। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू अदर म्यूटेशन और डिलीशन विद अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द रिड्यूस रेट। इसको मार्क करो, रिड्यूस रेट, कम बन रहा है, रेट कम हो गया। म्यूटेशन कैसा है? रेट कम होने वाला। सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबुलिन जीन, इट कैन बी अल्फा और इट कैन बी बीटा। जब अल्फा में हुआ अल्फा थैलेसेमिया, जब बीटा में होगा तो बीटा थैलेसेमिया। क्लियर है बेटा? एकदम समझ में आ रहा है? जो जीन्स हैं, जो चेन अल्फा और बीटा की बननी है, वो चेन कम अमाउंट में बनी। चेन कम अमाउंट में बनेगी तो फिर से हीमोग्लोबिन हमारे पास एबनॉर्मल बनेंगे। जो सही अमाउंट में जहां पे चेन गई उतने हीमोग्लोबिन हमें कंप्लीट मिलेंगे, बाकी इनकम्प्लीट मिलेंगे। फिर से ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब, ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब, पेशेंट क्या हो गया? एनेमिक होगा। Rate of synthesis of one of the globulin chain alpha or beta that make up hemoglobin, as a resultant क्या बनना है बेटा? hemoglobin बनना। This causes the formation of abnormal hemoglobin molecules resulting into anemia, which is characteristics of the disease. एनीमिया इज अ डिजीज, लेकिन ये कई सारी डिजीज का सिम्टम भी है। एनीमिया है तो उसके पीछे थैलेसीमिया है, ये कैसे पता चले? जब पैटर्न को देखा जाएगा, जब एनीमिक कंट्रोल कंडीशन जो है वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से रिकवर नहीं हो रहा होगा, तो उसमें किया जाता है हेमेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट, जो सिर्फ ब्लड की डिजीज पे वर्क करते हैं। अच्छी फील्ड है, हमारा मन करे तो हेमेटोलॉजिस्ट। हाँ, एनीमिया मतलब आगे बोलो। हाँ, आरबीसी की बात चल रही है ना। लॉस बोलो, लो काउंट ऑफ आरबीसी बोलो, हीमोग्लोबिन कम बोलो, सब एक ही दूसरे से रिलेटेड। मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इनटू एनीमिया, इसमें भी एक्यूट होती है, क्रोनिक होती है, ठीक है, जेनेटिक होती है, एक्वायर्ड होती है, अलग अलग तरीके की। जेनेटिक वाले में कंडीशन फिर देखना पड़ता है कैसा है क्या है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। अभी मैंने बताया अल्फा होगी तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा होगी तो बीटा थैलेसीमिया। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, while in beta thalassemia production of beta globin chain is affected। सिंपल से, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय, अब यहाँ आ जाओ, जीन तक पहुंचना है हमें, जेनेटिक डिसऑर्डर है। टू क्लोजली लिंक्ड जीन, मतलब दो क्लोजली लिंक के जीन से इंटरेक्शन से ये रिजल्टेंट आ रहा। ओके, तो टू क्लोजली लिंक्ड जीन, अब ये एलील नहीं है बेटा, जीन है जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है। HbA1 एंड HbA2, इसके रिजल्टेंट उनको क्या मिलेगा? अल्फा 1 अल्फा 2। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इतना समझ में आता है ना तुम लोग को? दिस इज द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जीन होंगे तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक पूरी रेंज ऑफ, हो सकता है 100 न्यूक्लियोटाइड है, हो सकता है 1000 न्यूक्लियोटाइड है। उस सीक्वेंस जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि आगे कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, उसको आप बोलते हो जीन।
ओके, जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम को अंडरलाइन करो। ऑटोसोम है, सेक्स में कभी जाना नहीं है, बचा क्या? ऑटोसोम में 22 पेयर, 22 में कौन सा? 16th क्रोमोसोम of each parent, and it is observed due to mutation or deletion of one or more of the 4 gene। पॉलीजेनिक ये हो गया ना, कई सारे कॉम्प्लीमेंट जीन के इंटरेक्शन से आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है। दूसरे टाइप में आपका जा रहा है कितना जीन कौन सा कितना इन्वॉल्व है। HbA1 फादर वाले की सिंथेसिस कम हुई, HbA1 मदर वाले की सिंथेसिस कम हुई, HbA2 फादर वाले की सिंथेसिस कम हुई, HbA2 मदर वाले की सिंथेसिस कम हुई। मल्टीपल ऑप्शंस है इसमें, डिजीज में अभी अंदर नहीं जाना। बोलो, कुछ कह रहे हैं? तो म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स किसी में भी अफेक्ट होगा, लेकिन रिजल्टेंट आपको यहाँ पे बस ये वर्ड को पकड़ो। अल्फा की पॉसिबिलिटी बात कर रहे हो तो अल्फा थैलेस, बीटा की पॉसिबिलिटी बात कर रहे हो तो बीटा थैलेस। ठीक है, द मोर जीन्स अफेक्टेड, जितने ज्यादा जीन अफेक्ट, अगर मान लो मदर के भी जीन अफेक्ट है, फादर के भी जीन अफेक्ट है, तो उस केस में जब गैमेट बनेगा तो दोनों में दोनों के गैमेट अफेक्टेड आ रहे हैं, जब जाइगोट बनेगा तो के अफेक्टेड आ गए। तो जितना जीन अफेक्टेड उतनी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी लो जाएगी, उतनी अल्फा चेन के प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी उस बच्चे में कम आएगी, क्योंकि उसके मदर और फादर दोनों तरफ से डिफेक्टिव ही जीन कंट्रीब्यूट करने आ, और एक भी आगे अगर डोमिनेट तो वो दूसरे के हिस्से का भी अल्फा ग्लोबुलिन खुद ही प्रोड्यूस कर देगा, वो अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिंट दिया था, जब नंबर ऑफ जीन इन्वॉल्व होते हैं तो कितना जीन का कंट्रीब्यूशन है उससे डिसाइड हो। ओके बच्चा, द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। लेस जीन अफेक्टेड तो हाई तो नहीं हो सकता, हाई तो सारे नॉर्मल रहेंगे उस कंडीशन में, बट कंपैरेटिवली आपको ध्यान रखना है दिस इज द डिपेंडेंट ऑन की कितने जीन इन्वॉल्व है, और वो अल्फा प्रोटीन को बनाने के लिए मदर फादर, क्योंकि ऑटोसोमल है तो दोनों जगह से आए होंगे, तो उनकी कितने जीन की इन्वॉल्वमेंट बिगड़ी है उससे क्वांटिटी में अफेक्ट आ जाए। सेम कहानी है बीटा थैलेसीमिया, कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल HBB जीन ऑन क्रोमोसोम 11। ये किस पे है? बीटा चेन को प्रोड्यूस करने की इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम 11 पे है, तो क्रोमोसोम 11 का एक होमोलोगस पेयर और होगा। ओके, अब अगेन पॉसिबिलिटी इसके अफेक्ट होने की, पॉसिबिलिटी इसके अफेक्ट होने की, पॉसिबिलिटी दोनों के अफेक्ट होने की, दोनों अफेक्ट है तो कम बीटा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस होगा। ये नहीं कह रहा है कि बीटा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या बीटा ग्लोबुलिन की जगह कोई और प्रोड्यूस हो रहा है, ये नहीं कह रहा है, लेकिन जो मोड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो लो चल रहा है, ये समझना। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ ये लिख लो, मैंने इसलिए लास्ट में लिख दिया है स्वाहा करने के लिए। थैलेसेमिया इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम एंड सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। इसकी दो प्रोबेबिलिटी है, अल्फा और बीटा। अल्फा हुआ तो अल्फा थैलेसेमिया, बीटा हुआ तो बीटा थैलेसेमिया, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। क्रोमोसोम नंबर यहाँ ध्यान रखो, यहाँ 11 है, यहाँ 16। लेकिन फिर भी सुनो, थैलेसेमिया डिफर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फॉर्मर इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। थैलेसेमिया फॉर्मर पहला वाला ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन, लेकिन सिंथेसाइज होगा तो सही होगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था? सिंथेसाइज ही गलत हो रहा, while the latter is quality, क्वालिटी पे अफेक्ट है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबुलिन ग्लोबिन। और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ये सब भी आपने पढ़ा हुआ है बेटा। तो सभी चेन हेल्दी बनेगी तो आगे जाके जो आपका सभी चेन जब हेल्दी बनेगी तो आपका क्या बनेगा? आपका जो एसिमिलेशन होगा गोल्जी में तो हेल्दी होगा। ठीक है, और कोई भी चेन अगर डिस्टर्ब बनी है तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा गोल्जी के एज ए रिजल्टेंट फॉर्मेशन की। तो इसलिए जीन इंफॉर्मेशन अलग अलग क्रोमोसोम पे है, लेकिन असेंबली तो गोल्जी में होगा। ये सब प्राइमरी प्रोटीन है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, टर्सरी के बाद क्वाटरनरी आता था, वहां आपने पढ़ा हुआ है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। भूल गए रिकॉर्डिंग? थोड़ा यही ध्यान से, इनहेरिटेंस ऑफ थैलेसेमिया
देखो ध्यान से, फादर कैरियर मदर कैरियर एकदम सिंपल चार्ट है। फादर 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 मदर दोनों हेल्दी वाले आएंगे तो हेल्दी चाइल्ड। रेसेसिव है, ट्रेट वही है, एक बार डिटेल में आपको बता दिया, वही आप अप्लाई करो सारे रेसेसिव। चाइल्ड करियर, और जहां दोनों रेसेसिव आ गए तो चाइल्ड भी थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया में फिर डिटेल में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा। शुरू आप इसका। अब आ जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। चैप्टर तो खत्म कर देते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर से चेंजेस हो सकता है या नंबर से चेंजेस। क्लियर? क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है, उस पर आप फोकस करो। The chromosomal disorders, on the other hand, are caused due to the absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosome. सिंपली जो सेपरेशन था, जो आप सेल डिवीजन के मेटाफेज में देख रहे थे कि सब इक्वेटर पे अरेंज हो गए, इक्वेटोरियल स्पेस पे, फिर एनाफेज में सेपरेट हो गए, उसी सेपरेशन के टाइम में डिस्टरबेंस हुआ है कुछ, जिसको चेक भी नहीं कर पाए और वो गैमेट बन गया आगे जा। तो उसमें क्या हो सकता है कि दो होमोलोगस पेयर एक साथ आ गए और मदर वाला एक और एक्स्ट्रा आ गया, ऐसे केस में एक एडिशन हो गया। ओके, अब एक जगह एडिशन हुआ है तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं कमी तो होगी, या तो कभी कम आ जाएगा या तो कभी ज्यादा आएगा। तो सिंपल जो एग्जांपल दिए वही आपको याद देखना है। फेल्यूर, अब ये किस जगह पे फेल्यूर है, तो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड, वही तो हम बता रहे हैं। एनाफेज में जब स्प्लिटिंग हुआ, सेग्रीगेशन हुआ, उस ड्यूरेशन में जो सेंट्रियोल, एनिमल के केस में सेंट्रियोल जो पुश कर रहा था अपने तरफ, पुल कर रहा था, और बीच के जो स्पिंडल फाइबर थे वो पुश कर रहे थे इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, एज ए रिजल्टेंट वो क्रोमोसोम को स्प्लिट होके इधर जाना था, इसको इधर आना था। याद आ रहा है कुछ? और फिर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीडेवलप, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, ये सब कहानी के बाद दो नई सेल बनना। तो डिस्टरबेंस कहाँ हुआ है? एनाफेज टू में सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग जो हुई उस टाइम में इधर वाला क्रोमोसोम इधर आ गया। जस्ट सपोज ये क्रोमोसोम जिसको इधर जाना था वो भी इधर ही आ गया, तो डिस्टरबेंस हुआ, नॉर्मल नहीं रहेगा वो। अब इस केस में क्या हो सकता है, या तो 46 प्लस 1 47 क्रोमोसोम आ जाए, या तो 46 माइनस 1 45 क्रोमोसोम। ओके, failure of segregation of chromatid, this is MCQ, mark करो। during cell division cycle result in the gain or loss of a chromosome called aneuploidy। चार्ट एक दिया हुआ है ऑलरेडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, वहां बताया था। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम results in the gain of extra copy of chromosome 21। बस इतना क्वेश्चन है आपके काम का। डाउन सिंड्रोम, जिसमें आपने पहले भी न्यूरल डिजीज के टाइम में भी मैंने ये सारे डिजीज का नाम लिया है। ट्राइचूट चैट सिंड्रोम, जिसमें मैंने बताया था कि कैट की तरह रोने की आवाज आती है, ठीक है, तो वो सब चीजें दिखाते वक्त मैंने बताया था कि इस तरीके के एबनॉर्मलिटीज होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी है, ऐड होना है, ये ध्यान रखना। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम, रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। देख लो, एक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा है। सेक्स क्रोमोसोम में एक्स का लॉस हुआ है, मतलब फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जा रही है। इज इट क्लियर? इन ह्यूमन फीमेल, फीमेल बनी लेकिन फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक क्रोमोसोम कम आया, तो एक्स एक्स की जगह वो क्या हो गई, सिर्फ एक्स ओ हो गई। याद है सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम में मैंने इंसेक्ट का बताया था, एक्स ओ, बार बॉडी। क्लियर? तो उसी तरीके से क्या हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम कम आया तो फेमिनिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कम दिखेगा, जेंडर उसका फीमेल ही रहेगा। फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ, अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, अगर आप इसी चीज को पूरे के पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही डबल करा दो, या पूरे के पूरे क्रोमोसोम का सेट ही कम हो गया, तो वैसे केस क्या होगी, या तो वो पॉलीप्लॉइडी होगी। अभी आपके एनाफेज स्टेज में क्या रहता है, 2n 2n रहता है। अगर ये अलग ही नहीं हुए तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 4n बन जाएगा, नया प्लॉइडी आ जाएगा। एन एन है, ठीक है, अलग नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, एन हो जाएगा, हैप्लॉइडी आ जाएगा। सेट ऑफ क्रोमोसोम ही गायब हो गया पूरा,
दिस इज नॉट अबाउट +1 एंड -1। 46 +1 की बात नहीं हुई, 46 -1 की बात नहीं हुई। और वैसे भी ये पॉलीप्लॉइडी का केस प्लांट्स में रिपोर्टेड, एनिमल्स में नहीं रिपोर्टेड। एनिमल में जब भी होगा तो क्रोमोसोमल एबरेशन एक क्रोमोसोम का रहेगा और उसी का इफेक्ट इतना पड़ेगा कि वो डिजीज उसी जनरेशन की वही खत्म, दैट इज नॉट ट्रांसमिटेड। ओके, मैक्सिमम केस में जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो क्रोमोसोम वाले, वो ट्रांसमिट नहीं होंगे क्योंकि इतनी ज्यादा वो डिस्ट्रॉफी लाएगा कि चेंजेस उतने ज्यादा होंगे कि उससे फिर जैसे देखो, अब आप ट्रांसजेंडर वाला दो तो उसमें वो रिप्रोडक्टिव कहाँ रह जाएगा, फर्टाइल ही नहीं है, तो अगली जनरेशन में जाएगा। तो यहाँ पे आप मार्क करो, इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। प्लॉइडी के कई रूप, एग्रीगेशन सेग्रीगेशन नहीं हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम सेट होगा। सेट ऑफ क्रोमोसोम को अंडरलाइन करना है इस केस। ये नंबर पे बात हो रही थी, ये सेट पे बात। दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट, ये भी मार्क करो। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन, अब वो कहानी है पूरी जो आप ऑलरेडी जानते हो, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, या पढ़ लेते, चलो 2 मिनट और एक्स्ट्रा बैठे रहो। 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम। समटाइम्स, दो रेयरली, रेयर है क्योंकि आपको पता है एम फेज में चेक पॉइंट प्रेजेंट है, सेल साइकिल पूरा कंट्रोल्ड है, वो ग्रुप डिवाइड भी हो गया तो भी वो एक ग्रोथ जीवन फेज में जाएगा, जीवन में फिर उसको चेक होना ही है। तो एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए बहुत सारा जेनेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म है। अगर वो दिख गया कि वो डिफेक्टिव है तो उस सेल को टर्मिनेट कर दिया जाता है, अगर नहीं दिखा डिफेक्टिव है तो वो ट्रांसफर हो गया और वही जेनेटिक डिसऑर्डर हो। Either an additional copy of a chromosome may be included in an individual or an individual may lack one of any one pair of chromosome। वही जो हम आपको कहानी बता रहे हैं वही यहाँ लिखा हुआ, दोनों पॉसिबिलिटी है। These situations are known as trisomy। जब प्लस हुआ तो ट्राई मतलब एक होमोलोगस पेयर के दो क्रोमोसोम की जगह 3 आ गए, दैट इज ट्राई। 3 का मतलब समझो, जो क्रोमोसोम बढ़ा है उसके दो तो नेचुरली होने चाहिए थे, एक और आ गया तो ट्राई हो गया। और मोनोसोमी, दो आने चाहिए, एक कम आया तो मोनोसोमी हो गया, एक रहेगा रिजल्टेंट। समझो वर्ड को, ऑफ अ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली, सच अ सिचुएशन leads to a very serious consequences in the individual। Down syndrome, Turner syndrome, Nefer syndrome are common examples of chromosomal disorder। डाउन सिंड्रोम, आप ट्राइसोमी ऑफ 21 है, कुछ नहीं, डिजीज को देने वाले साइंटिस्ट का नाम भी दिया हुआ है, क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, मार्क करो। द अफेक्टेड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मार्क करो। पूछ लेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट स्टैचर्ड, मतलब स्टैचू जैसा रहेगा बच्चा, विथ स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, जीभ कटी हुई, तालू तक जुड़ी हुई, इस तरीके की एबनॉर्मलिटीज दिखती है। एंड पार्शियली ओपन माउथ, मुंह हमेशा खुला रहेगा, सलाइवा का सिक्रीशन ज्यादा हो सकता है, अलग अलग डिजीज है। पाम इज ब्रॉड, हथेली बड़ी होगी, विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, जो ये बीच वाली रेखा है ये डार्क दिखेगी, क्लियर। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। फिजिकली ऑब्वियसली इतना सारा डिफेक्ट आ गया तो फिजिकली रिटार्डेड। और ये आप कहीं कहीं देखे होंगे, कुछ मूवीज में, कुछ एड में, कुछ मोटिवेशनल स्पीच स्टोरीज देखोगे तो भी ये बंदे का आता है उसमें, और ये अच्छा खासा इसका रेस्टोरेंट वगैरह शायद चल रहा है, तो बढ़िया, मतलब इसने डिफेक्ट होने के बावजूद भी वो सरवाइव अच्छे से कर रहा है। खैर उससे आपको बहुत ज्यादा नहीं, आप ये ध्यान रखो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये सब है कैरेक्टरिस्टिक्स। रिटार्डेड ग्रोथ, ये आपका डायरेक्ट ऐसे के ऐसे इमेज ही आया हुआ है, इसमें आप फोकस करो, उल्टा जाना। 23, 20, 21, 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम दिया हुआ है, 22 और 21 अपनी इमेज में देखो, क्लियर दिखो, ठीक है। वहां पे आपको ट्राइसोमी दिख रहा है, 3 क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर 2 में ही होता है ना बेटा, 3 है, मतलब यहाँ पे ट्राइसोमी हो गया। देखो 19, 20, 21 और फिर ये
ये आया हुआ है, एम्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इमेज देख के पूछा गया है लेबलिंग करने। कॉन्जेनाइटल हेयर डिजीज मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। बिग एंड रिंकल्ड ट्रंक, ब्रॉड फ्लैट फेस, फ्लैट बैक ऑफ हेड, मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, पाम क्रीज। पाम क्रीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओपन माउथ इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे निफर सिंड्रोम में क्या होता है, साइलेंट होता है बेटा। निफर सिंड्रोम दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर, सिंपल। आप देखो, आप समझ जाओगे तुरंत ही। इज आल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स कॉपी एडिशनल आ गया किसमें, मेल में, रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47 XXY। है वो मेल लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा किसकी, फीमेल की। क्लियर, तो वो उसमें डिफेक्ट आ गया। Such an individual has overall masculine development, however the feminine development, female development भी आ जाएगा, जिसमें आता है क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। एक फॉल्स उनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट दिखेगा, वो फीमेल हो नहीं जाएंगे। जस्ट इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, और इस डिजीज को बोलते हैं, या इस सिम्टम को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ये डायरेक्ट पूछा गया। Gynecomastia is characteristics of Nefer syndrome and other disease also. बट आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, तो आप इसको ध्यान दें। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी मेल गायनेकोमेस्टिया को शो कर रहा है तो वो निफर सिंड्रोम उसमें हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि ये सिम्टम है कई डिजीज का। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके पास ट्राइसोमी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो ये ट्राइसोमी एग्जांपल हो गया सेक्स क्रोमोसोम का मेल में, क्या, निफर सिंड्रोम। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, तो इसलिए जेनेटिक डिसऑर्डर आगे जाने के कोई चांसेस नहीं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अब सेम वे में फीमेल के साथ होता है टर्नर सिंड्रोम। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जेनेटिक ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन इन Turner syndrome. Such a disorder is caused due to the absence of one X chromosome. क्लियर, तो इसको क्या बोलोगे आप, मोनोसोमी में चले गए, किस रिस्पेक्ट में, सेक्स क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में। तो जो फीमेल को डिसाइड करने के लिए क्रोमोसोम चाहिए था XX, उसकी जगह क्या आया है, X0। है वो फीमेल क्योंकि Y नहीं आया, इसलिए वो फीमेल है, लेकिन उसके अंदर मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स में रिडिमेंट्री मतलब रिटार्डेशन दिखेगा। ओवरी का डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, किसी भी तरीके का डैमेज हो सके। 45 विद XO बेटा, मार्क करना इसको। सच फीमेल्स आर स्टेराइल। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकी ओवरी जो होती है रिडिमेंट्री होती है, कभी यूट्रस में प्रॉब्लम होता है, कभी फेलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन मोस्टली कहाँ होता है, यूवरी में, ओवरी में। बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ, देखो लिखा हुआ ना, अभी आपको बहुत अच्छे से पता है, सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ फीमेल। ओवरी के अलावा सब कहाँ है, सेकेंडरी में ही आता है। ओके, तो वहां पे भी अफेक्ट हो सकता है। तो उस केस में हुआ क्या है कि XX की जगह XO आया, तो है तो वो फीमेल, लेकिन फुल्ली डेवलप फीचर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं डर। अब यहाँ पे आपका चैप्टर तो हो गया खत्म, बट जिस भी दिन दूसरी आपको बाई चांस विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऑफलाइन लेक्चर मिला, उस दिन जो भी कंटिन्यूटी में रहेगा उसको स्टॉप करके आप सॉल्व करोगे MCQs पेडिग्री के और क्रॉस क्रोमोसोमल डिस्टेंस वगैरह, क्रॉस लिंकिंग के। इन दोनों के आई थिंक क्रॉस लिंकिंग वाले MCQ मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए, तो उसको आप वैसे भी चाहो तो देख सकते। बट बहुत है पढ़ने को, पढ़ते रहो बस। ये कंप्लीट कर लो डिजीज वाला पोर्शन। इसका एक चार्ट बना लो, एक टेबल बना लो जिसमें डिजीज का नाम और किस टाइप की डिजीज, बस इतना लिख दो। जितने MCQ जितने NCERT में डिजीज मेंशन किए गए वो सारी डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर की एक जगह कर। अदरवाइज क्या होगा कि आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के टाइम में एक क्वेश्चन वहां पे भी आता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, कि आप ह्यूमन की बात कर, वहां ह्यूमन में होने वाली जेनेटिक डिसऑर्डर आपकी यहाँ पे कवर होगी। ओके, चलो टाटा बाय बाय। कुछ क्वेश्चन होगा पूछते रहे। एक मिनट रुकना तुम लोग, शायद सर
रुके रहो, शायद बात कर